हेलो एवरीबॉडी, मैं श्रद्धा दास, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से हूँ। मैं आप लोगों को बीए अंतिम वर्ष के सेकंड पेपर, दूसरा पेपर है जिसका नाम सांख्यिकीय पद्धतियाँ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इकाई 4 यूनिट 4 जिसका टॉपिक सहसंबंध विश्लेषण है, इसी के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। यानी यूनिट 4 का जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि सहसंबंध क्या है, सहसंबंध की गणना कैसे की जाती है, इसको मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि सहसंबंध क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। सहसंबंध एक तकनीक है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को मापने के लिए किया जाता है। सहसंबंध दो चरों के बीच रेखीय संबंध को बताता है, लीनियर एसोसिएशन को बताता है। सहसंबंध विश्लेषण यह भी बताता है कि दो चरों के बीच संबंध की प्रकृति और शक्ति को कैसे निर्धारित किया जा सकता है। जब चर समय पर आश्रित होता है तब सहसंबंध को अप्लाई किया जाता है। सहसंबंध +1 और -1 के बीच में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सहसंबंध एक सांख्यिकीय तकनीक है। अभी तक आपने जिन मापों का प्रयोग किया था, जैसे समांतर माध्य है, अपकिरण की माप है, विषमता विश्लेषण है, इन सभी मापों में आपने देखा था कि एक ही चर समूहों का आपने अध्ययन किया था, एक ही समग्र श्रेणी का आपने अध्ययन किया था, एक ही चर का आपने अध्ययन किया था। लेकिन सहसंबंध में हम दो या दो से अधिक चरों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी समुदाय के लोगों की औसत आय जाननी है, औसत मजदूरी जाननी है, वजन, ऊंचाई जाननी है, तो इसके लिए हमको समांतर माध्य का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो अपकिरण के द्वारा भी हम केवल एक चर के बारे में ही अध्ययन कर सकते हैं। तो दो चरों के बीच जो सहसंबंध है, उस दो चरों के बीच जो परिवर्तन की दिशा है, जो मात्रा है, जो अंश होते हैं, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, इसको मापने के लिए जो मेथड का, जो तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसको हम सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध यदि हम देखें तो ये जो सहसंबंध जो दो चरों के बीच में होता है, ये एक ही दिशा में भी हो सकता है या विपरीत दिशा में भी हो सकता है। एक ही दिशा में का मतलब है कि मान लीजिए एक चर में बढ़ने की प्रवृत्ति है और दूसरे चर में भी बढ़ने की प्रवृत्ति है, तो इसको हम कहेंगे कि एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ जाता है। अगर ये कहा जाता है तो ये दोनों चरों में समान एक ही दिशा में परिवर्तन की दिशा को बता रहा है। इसी प्रकार परिवर्तन की दिशा दोनों चरों के बीच में विपरीत भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो कीमत एक तत्व है, मांग दूसरा तत्व है। इन दोनों की दिशा को लेकर कीमत घटी तो मांग बढ़ी, तो ये विपरीत दिशा को बताता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सहसंबंध जो है वो दो चरों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है, उसको हम मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए इस टेक्निक का, इस मेथड, इस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि सहसंबंध की मात्रा। सहसंबंध की मात्रा को जानने के लिए, जैसे कि सहसंबंध धनात्मक और ऋणात्मक, इसके बाद ये हम देखते हैं कि वो कोई धनात्मक सहसंबंध है कि ऋणात्मक सहसंबंध है, कि मध्यम स्तर का, कि निम्न स्तर का, कि किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं है। यदि मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया और आपका सहसंबंध को, गुणांक को हमेशा स्मॉल r के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। यदि वो +1 या -1 आता है तो आप कहेंगे कि दोनों चरों के बीच में पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया और आपका जो r का मान है वो 0.75 से 1 के बीच में आता है, चाहे वो प्लस में या माइनस में,
धनात्मक या ऋणात्मक। यदि धनात्मक है तो आप बोलेंगे उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है, ऋणात्मक है तो आप बोलेंगे उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध, यानी 0.75 से 1 के पीछे, 0.75 से अधिक, 1 से कम। इसके बाद यदि मान लीजिए कैलकुलेशन आपने गणना किया और आपका R का मान आता है 0.5 से 0.75 के बीच में, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। अगर धनात्मक है तो आप उसको बोलेंगे कि मध्यम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है या मध्यम स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध है। यदि आपने कैलकुलेशन किया और R का मान 0.5 से 0 के बीच में आता है तो आप माइनस, जैसे मान लो -0.5 से अधिक और 0.5 से कम और 0 से अधिक, तो आप बोलेंगे कि निम्न स्तर का धनात्मक या निम्न स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध है। और यदि मान लीजिए आपका कैलकुलेशन जो है वो बताता है कि 0 है, तो आप बोलेंगे कि दोनों चरों के बीच में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं है, दोनों चर एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इस प्रकार आप ये सहसंबंध को निकालते हैं और फिर उसके आधार पर आप अपना निर्णय बताते हैं। यहाँ पर एक बार बता दूँ कि जो अगर 0 आ रहा है तो 0, एक बार और फिर से आपको बताते हैं, यदि 0 आ रहा है तो सहसंबंध को आप बोलेंगे कि दोनों चरों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है, दोनों चर स्वतंत्र हैं। यदि सहसंबंध -1 आ रहा है तो आप बोलेंगे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है, यदि सहसंबंध +1 आ रहा है तो आप बोलेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी सहसंबंध के प्रकार। मुख्य रूप से देखें तो सहसंबंध के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। पहले प्रकार में पहला जो टाइप्स है उसको टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप है उसमें हम 4 तरह के देखते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, कोई सहसंबंध नहीं और पूर्ण सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन एंड परफेक्ट कोरिलेशन। मान लीजिए 2 चर को आपने दिया है और इन दोनों चरों में आप देखते हैं कि एक चर में बढ़ने की प्रवृत्ति है, दूसरे चर में घटने की प्रवृत्ति है, दूसरे चर में भी बढ़ने की प्रवृत्ति है, यानी एक चर बढ़ रहा है दूसरा चर भी बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, तो ये होता है धनात्मक सहसंबंध, यानी दोनों चरों के बीच में धनात्मक यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। यदि मान लीजिए कि 2 चर आप जो लिए हैं उन दोनों चरों में एक चर में बढ़ने की प्रवृत्ति है, दूसरे चर में घटने की प्रवृत्ति है, या दूसरे चर में बढ़ने की प्रवृत्ति है, पहले चर में बढ़ने की प्रवृत्ति है, तो ऐसी स्थिति में दोनों चरों के बीच में विपरीत सहसंबंध जो संबंध होता है उसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। फिर यदि मान लीजिए आपने कैलकुलेशन आपने देखा और कोई सहसंबंध नहीं है, यानी जब 0 आता है तो वो कोई सहसंबंध नहीं है, तो इसको हम नो कोरिलेशन कहते हैं। फिर यदि +1 आता है या -1 आता है तो वो होता है पूर्ण सहसंबंध। इस प्रकार आपने देखा जो पहले प्रकार उसमें हम 4 धनात्मक, जब दोनों में समान रूप में परिवर्तन हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, विपरीत तो उसको धनात्मक, विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा तो ऋणात्मक, जब कोई भी नहीं होता 0 होता तो उसको हम कोई सहसंबंध नहीं, और यदि एग्जैक्ट +1 और -1 आता है तो उसको हम पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। दूसरा जो सहसंबंध है वो होता है, दूसरे प्रकार में हम 2 तरह के लेते हैं, एक होता है रेखीय सहसंबंध और दूसरा होता है अरेखीय, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो पहला जो है वो है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध जब होता है तो उसमें आप देखेंगे 2 चरों में जो परिवर्तन की दर है, यानी जो चेंजेस हो रहा है वो एक ही रेशो में, एक ही अनुपात में, एक ही समान दर में होता है, तो उसको हम कहते हैं रेखीय परिवर्तन। यानी जब किसी चीज़ को, दोनों चरों के मूल्यों को जब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, डॉट के द्वारा प्लॉट करते हैं और वो जब एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये रेखीय सहसंबंध है।
इसके विपरीत यदि जब दो चरों के बीच में जो परिवर्तन की दर है, जो अनुपात है वो असमान है, जो रेशो जो चेंज होने का रेशो है, रेट है, वो असमान है, तो उसको हम अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। यानी जब इनके दोनों चरों के मूल्यों को जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई नहीं देंगे, स्कैटर्ड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये अरेखीय सहसंबंध है, नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। फिर जो तीसरा है, तो तीसरा जो प्रकार है उसमें हम तीन तरह के देखते हैं। एक होता है सरल सहसंबंध, दूसरा होता है बहुगुणीय सहसंबंध और तीसरा होता है आंशिक सहसंबंध। जो सरल सहसंबंध होता है वो दो चरों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम सरल सहसंबंध कहते हैं। या मान लीजिए दो स्वतंत्र चर हैं, उसका संबंध हम एक आश्रित चर से देखते हैं, तो उसको हम सरल सहसंबंध कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमत के बीच में यदि हम संबंध को देखना है तो उसको हम सरल सहसंबंध कहते हैं। इसके बाद आता है मल्टीपल कोरिलेशन या बहुगुणीय सहसंबंध। इसमें हम ये देखते हैं कि एक आश्रित चर होता है और उस आश्रित चर का एक से अधिक स्वतंत्र चरों के बीच में जो संबंध होता है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बहुगुणीय सहसंबंध कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के मान लीजिए कि चावल का उत्पादन कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। तो चावल का उत्पादन एक आश्रित चर हो गया, और जो अन्य तत्व हैं जैसे कि चावल का उत्पादन जो है वो रासायनिक उर्वरक पर निर्भर करता है, सिंचाई के साधन पर निर्भर करता है, उन्नत बीज पर निर्भर करता है, कीटनाशक दवाओं पर, तो ये जो तत्व है इनको हम स्वतंत्र चर कहते हैं। और जो चावल का उत्पादन जो आश्रित चर है वो इन पर निर्भर है। तो इनके जो संबंध है उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बहुगुणीय सहसंबंध यानी एक स्वतंत्र और एक से अधिक एक आश्रित चर और एक से अधिक स्वतंत्र चरों के बीच में जब हम अध्ययन करते हैं संबंध का तो उसको हम बहुगुणीय सहसंबंध यानी मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। पार्शियल कोरिलेशन या आंशिक सहसंबंध, इसमें एक आश्रित चर होता है और एक ही स्वतंत्र चर, इन दोनों के बीच में जब हम संबंध देखते हैं तो उसको हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं। जैसे कि चावल का उत्पादन को लेते हैं और उर्वरक, रासायनिक जो उर्वरक, इन दोनों के बीच के संबंध को देखेंगे। बाकी जो स्वतंत्र चर है जैसे सिंचाई के साधन है, उन्नत बीज है, कीटनाशक दवा, इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इनको हम स्थिर मान लेते हैं। केवल चावल का उत्पादन जो आश्रित चर और दूसरा है जो रासायनिक उर्वरक जो स्वतंत्र चर, इन दोनों के बीच के संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम पार्शियल कोरिलेशन या आंशिक सहसंबंध कहते हैं। इसके बाद जो सहसंबंध है उसका कई विभिन्न क्षेत्रों में इसका महत्व है। सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में सहसंबंध के मेथड्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि जो अब हम देखते हैं सहसंबंध का जो अध्ययन है उसके क्या मेथड्स है। यदि हम देखें मुख्य रूप से तो उसके अध्ययन के तीन जो मेथड मेन है वो है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड यानी विक्षेप या बिंदु चित्र रीति, दूसरा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड यानी स्पीयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक। जो पहला है बिंदु चित्र रीति, जिसको विक्षेप या बिंदु चित्र रीति कहते हैं, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। ये यहाँ पर आप देखेंगे जब दो चरों के बीच में सहसंबंध है या सहसंबंध है या नहीं, इस बात को जानने के लिए ये जो मेथड है ये बिंदु चित्र रीति जो है ये सबसे सरल रीति है। इसमें दो श्रेणियाँ होती हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो स्वतंत्र चर होते हैं उनको हम एक्स श्रेणी में, एक्स एक्सिस में दिखाते हैं, और जो आश्रित चर होते हैं उनको हम वाई श्रेणी में यानी वाई एक्सिस में हम उनको शो करते हैं, दिखाते हैं। फिर इन दोनों श्रेणियों के स्वतंत्र चर और आश्रित चर
इन दोनों श्रेणियों को, मान लीजिए एक्स और वाई दो श्रेणियाँ, इन दोनों श्रेणियों के जो युग्म जो पेयर होते हैं, मूल्यों के जो पेयर होते हैं, उनको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और उनको प्लॉट करने से जो बिंदु बनाते हैं उसके ट्रेंड के आधार पर, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर हम इन दोनों चरों के बीच में पाए जाने वाले संबंध को बताते हैं, यानी उनका हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद आता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्ल पियर्सन के जो है वो एक प्रसिद्ध सांख्यिक है और इन्होंने जो मैथड निकाला वो सबसे श्रेष्ठ मैथड उसको माना जाता है। ये एक तरह से मैथमेटिकल मैथड है, ये गणितीय पद्धति है और इससे न केवल सहसंबंध की दिशा के बारे में या मात्रा यानी डिग्री के बारे में या डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, बल्कि इसके द्वारा आप इसका सहसंबंध के अंकात्मक माप भी हम कर सकते हैं। इस मेथड का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1890 में किया था। यहाँ देखेंगे अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी जो आप स्टैटिस्टिक्स के यदि स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा कि कई तरह की श्रेणियाँ होती हैं और इन विभिन्न श्रेणियों में सहसंबंध निकालने के लिए जो मैथड होते हैं और वो है प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, और इनके लिए अलग अलग फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, अलग अलग सूत्र हैं जिसका यूज़ किया जाता है, उसके द्वारा सहसंबंध निकाला जाता है और सहसंबंध का फिर इंटरप्रिटेशन यानी आप बताते हैं कि उनके बीच में किस तरह का सहसंबंध है, उच्च स्तर का कि निम्न स्तर का कि मध्यम स्तर का, या कोई सहसंबंध नहीं है। जो तीसरा मैथड है वो है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन या स्पीयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक। ये जो मैथड है, ये जो स्पीयरमैन है, ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनका नाम चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इन्होंने 1904 में व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सहसंबंध को निकालने के लिए एक नई रीति का प्रतिपादन किया था और ये जो नया मैथड, जो नया रीति है, इसी को हम स्पीयरमैन का कोटि अंतर या क्रम अंतर या श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक कहते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है कि स्पीयरमैन के मैथड में कि यदि x और y श्रेणी जो दो चर हैं इनके मूल्य में ये में और रैंक नहीं किया हुआ है तो आपको रैंक देना पड़ता है यानी क्रम देना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको उसके आधार पर फिर आप सूत्र का प्रयोग करके आप स्पीयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। और अगर रैंक पहले से दिया हुआ है तो आप सीधा उसका सूत्र लगा करके आप सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सहसंबंध के बारे में ये ब्रीफली मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, जो आप लगता है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।